क्वेश्चन दिया गया है, यदि सदिश यहाँ वेक्टर ए का परिमाण ए है तो लेम्डा एक अदिश है तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होगा। यदि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ बताया गया कि वेक्टर ए का परिमाण जो है ए है, तो यहाँ पर जब हल करेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण किसके बराबर है, तो यहाँ पर ए के बराबर है। और लेम्डा जो दिया गया है यहाँ पर लेम्डा और वेक्टर ए जो है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश किसे कहते हैं, जिनका परिमाण एक हो उसे मात्रक सदिश कहा जाता है। तो लेम्डा वेक्टर ए का जो मापांक जो है ए के बराबर है। इसमें दो पद है, लेम्डा भी है और वेक्टर ए भी है। तो इसको चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेम्डा का माड लिख सकते हैं और यहाँ पर वेक्टर ए का जो है माड लिख सकते हैं, बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे लेम्डा का माड, लिखेंगे लेम्डा का माड और यहाँ पर जो है लेम्डा का माड के बाद से देखेंगे वेक्टर ए का माड जो है दिया हुआ है। तो वेक्टर ए का माड कितना है, ए है, तो इसके जगह पर ए रख देंगे, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है लेम्डा को रोक लेंगे तो यहाँ पर ए जो है नीचे चला जाएगा, तो लेम्डा और यहाँ पर माड जो लगा हुआ है तो माड लगा सकते हैं, माड बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा जो है ए हो जाएगा। और माड लेम्डा का मान क्या होगा, तो माड लेम्डा का मान जो है लेम्डा ही रहेगा, क्योंकि वह अदिश राशि है। तो अदिश संख्या जो रहेगा, अगर ये धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक है तो जो है धनात्मक हो जाते हैं, क्योंकि यह माड में है। बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा ए हो जाएगा। तो लेम्डा बराबर 1 बटा ए जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं, माड ए का मान जो है ए दिया गया है, ठीक ना, तो माड ए का मान है। और यह जो प्रश्न में बताया गया है कि यह मात्रक सदिश है, क्या है, मात्रक सदिश है, इसलिए लेम्डा ए लिख देंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर वेक्टर ए का मापांक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पद है, इसका मान ए दिया गया, प्रश्न में दिया गया, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको ए को नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि यह गुणा है तो यह भाग बन जाएगा। और यह अदिश राशि है, अदिश का मतलब यहाँ अगर ये धनात्मक संख्या हो, ये ऋणात्मक संख्या हो, तो अगर इसका माड हटाएंगे तो आपको क्या रहेगा, मतलब ये माड हटाएंगे तो आपको ये धनात्मक ही संख्या लिखा जाता है। तो लेम्डा बराबर 1 बटा ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो देखेंगे इसमें ऑप्शन जो है चौथा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, लेम्डा बराबर 1 बटा ए जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया, पी ए का मान 1 बटा 2 है, किसका मान दिया गया, पी ए का मान 1 बटा 2 है। और पी एस जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सर्वनिष्ठ बी, मतलब दोनों में कॉमन दिया गया है, 1 बटा 4 है। और पी बी का मान 1 बटा 3 है, तो पी ए बटा बी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पी ए का मान कितना दिया गया है, तो पी ए का मान जो प्रश्न में दिया गया है 1 बटा 2 दिया गया, क्या दिया है, 1 बटा 2 है। और दूसरा जो मान दिया गया पी ए सर्वनिष्ठ जो दिया गया है, सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं, और जो है दोनों में कॉमन है, 1 बटा 4 दिया गया है। और यहाँ दिया गया पी बी बराबर जो दिया गया है, पी बी बराबर इसमें दिया गया है 1 बटा 3 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है पी ए बटा जो है बी का मान निकालना है, तो लिखेंगे आपका पी ए बटा बी का मान जो है यहाँ पर निकालना है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका अगर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा पी ए सर्वनिष्ठ जो है बी हो जाएगा, और बटा में जो है ना यहाँ देखेंगे बी है, तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, बी हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे तो पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या है, तो इसका मान जो दिया गया है 1 बटा 4 दिया गया है, 1 बटा 4 हो जाएगा। और पी बी का मान है 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 हो जाएगा। 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 3 बटा 4 हो जाएगा। इसमें 3 बटा 4 जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 3 बटा 4 ऑप्शन सही है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो देखेंगे 3 बटा 4 जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो ख वाला में जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 बटा 4 सही है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है कि यदि फलन यफ जो है एकैकी अछादक है तो यफ का -1, मतलब इसको पढ़ेंगे यफ का इनवर्स पढ़ा जाता है, इसको मतलब व्युत्क्रमणी इसको बोला जाता है फलन, ठीक ना, होगा। तो जब यफ एकैकी अछादक है ना, तो यफ के ऊपर -1 अगर है तो ये भी जो है एकैकी अछादक ही होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रमणी जो बनेगा यहाँ पर जो बनेगा जो है अछादक, ये भी एकैकी अछादक होगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको इसमें सॉल्व नहीं करना होता है, बस इसमें आपको ये ध्यान देंगे कि यफ अगर एकैकी अछादक है तो यफ -1, मतलब इसको व्युत्क्रमणी अगर करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी एकैकी अछादक होगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें दिया गया कास इनवर्स दिया गया है, कास इनवर्स कास 7 पाई बटा 6 का मुख्य मान है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो मान दिया गया कास कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कास, यहाँ मान प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे आपका कास हो जाएगा। और कास कितना दिया गया है, तो लिखेंगे कास जो है कास इनवर्स है, और यहाँ लिखा गया कास जो दिया है 7 पाई बटा क्या है यहाँ पर 6 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे इसको हल किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कास लिख लेंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई में से किसको घटा दें, 2 पाई में से कितना घटा देंगे कि जो है 7 पाई बटा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 पाई बटा जो है 5 पाई बटा 6 घटा करके चेक कर लीजिए क्या बराबर आ रहा है। 6 दूनी 12, 12 पाई में से अगर 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई बटा 6। यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। काश का यहाँ धनात्मक मान निकालना है तो काश इसको 360 पढ़ेंगे, काश 360 माइनस थीटा क्या बनता है, तो लिखेंगे आपका यहाँ हो जाएगा आपका काश इनवर्स हो जाएगा, और ये बनेगा काश 360 माइनस थीटा, और ये बनेगा काश थीटा हो जाएगा। काश थीटा का मतलब काश 5 पाई बटा 6 हो जाएगा। काश से काश को हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। 5 पाई बाई 6 इसमें 5 जो है 5 पाई जो है और बटा 6 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो क्या बनेगा 7 पाई बटा 6। तो यह मान और यह मान हमेशा क्या है यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पे सूत्र बनेगा काश 360, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 360 होगा। काश 360 माइनस थीटा, काश थीटा होता है, काश से काश हटा दीजिए 5 पाई बटा 6 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है देखेंगे 5 पाई बटा जो है 6 जो है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है, इसमें दूसरा सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक आव्यूह ए सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो सममित और विषम सममित आव्यूह जब दोनों होते हैं ना, तो दोनों अगर दोनों को जब मिलाया जाता है ना तो ये क्या हो जाता है, एक प्लस होता है एक माइनस में होता है। दोनों जब मिलेगा तो शून्य आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ जब करेंगे ना सममित और विषम सममित का योग क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर एक शून्य आव्यूह हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक सममित जब रहेगा और उसका विषम सममित करेंगे तो माइनस में आ जाता है, तो प्लस और माइनस जब मिलेगा तो वो शून्य आव्यूह हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x + 3 x बराबर 1 पर जो है सान्तत्य है। अब इसको चेक करेंगे सान्तत्य है तो कितना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, f(x) लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, f(x) बराबर क्या दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है 2x प्लस क्या है 3 है। अब इसमें x बराबर क्या रखना है, x बराबर जो है इसमें 1 रख दीजिए। x 1 रखने पर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर, अब x की जगह जब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 2 1 का नंबर क्या बनेगा, 2 + 3 हो गया, 2 3 मिलके क्या बना 5 आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर जो है 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 बन गया, क्योंकि x बराबर 1 रखना है इसमें, 2x + 3 तो 2 1 2 2 1 3 मिलके 5 हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। क्या लिखेंगे, आपका लिमिट रहेगा, लिमिट और x टेस्ट 2 जो है इसको बोला जाएगा, मतलब हमको x जो है हमको चेक किया जाएगा 1 पर, जो हम लोग टेस्ट 2 इसको बोलेंगे। और यहाँ लिखेंगे क्या रहेगा, f(x) रहेगा। अब इसमें मान को रखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेस्ट 2 जो है 1, और f(x) का मान क्या प्रश्न में दिया गया था, 2x + 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2x + 3 हो जाएगा। अब x का मान 1 यहाँ पर भी भर दीजिए। अब लिमिट को जब हटाएंगे ना तो x के जगह पर जो है 1 यहाँ पर भी भर देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 गुणे 1 + 3 हो गया, 2 1 2 + 3 हो गया, बराबर क्या बनेगा 5 आ गया। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः संतत है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। x बराबर 1 पर क्या है, सतत लिख सकते हैं या संतत जो है लिख सकते हैं। यहाँ लिखा जाएगा x/1 पर जो है सातत्य, सातत्य है। तो समझ में आ गया होगा कि x बराबर 1 पर जो है संतत माना गया। कैसे संतत हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है x का मान 1 भरने के बाद 5 आया, और इसमें भी भरने पर जो है लिमिट के में रख करके भी मान x के जगह पर रखा गया 1 रखा गया, तो इसमें भी 5 आया। तो ये दोनों का मान बराबर है, इसलिए क्या है, संतत है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया, फलन साइन कोष्टक में दिया गया x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अवकलन करना है। क्या दिया गया प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है y बराबर जो दिया गया है साइन कोष्टक में क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है। अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष जो है ना अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष जो है यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, और x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ कैसे अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो यहाँ पर y है तो क्या बनेगा dy/dx हो जाएगा। और साइन का जो अवकलन होता है ना वो कास होता है। क्या होता है, कास हो जाएगा, x² + 5 हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है, कास x² + 5 हो गया, और d/dx लिखेंगे। अब इसके अंदर का जो दिया है मान, जो थीटा के जगह दिया था, अब इसको अवकलन करेंगे, x² + 5 का अवकलन हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कास हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। x² का क्या बनेगा, x² का अवकलन क्या होता है, जितना पावर रहता है ना वो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाता है, प्लस इसमें x तो है नहीं तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब 2x आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2x
काश कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ये इसका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान जो है अवकलन दिया गया था, साइन का अवकलन काश हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन यहाँ कर लेंगे तो 2x प्लस 5 का अवकलन 0 हो गया, छोड़ देंगे 2x आगे आ जाएगा। तो अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अब अगला प्रश्न को दिया गया है दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 r पर जो है वर्धमान फलन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको दिखाया जाएगा कि जो है यह 7x माइनस 3 जो है r एक वर्धमान फलन है। तो अब यहाँ पे जो है ना वर्धमान चेक करना था, तो कैसे क्या दिया फलन यहाँ पर f(x) दिया है और f(x) बराबर क्या दिया गया था, f(x) बस क्वेश्चन में 7x माइनस 3 दिया गया है। अब इसको चेक करना है कि वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन का मतलब ये होता है कि जब इसका अवकलन करेंगे f' का लीजिए अवकलन होगा तो क्या बनेगा 7 और x का अवकलन 1 होता है, माइनस 3 का अवकलन 0 होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, 7 एक नाम क्या बनेगा 7 हो गया, माइनस 0 0 को छोड़ दीजिए क्या बचेगा 7 आ गया। 7 कौन संख्या है, धनात्मक में आ गया, और जब धनात्मक आ जाएगा तो क्या माना जाता है, जब धनात्मक आता है तो लिखते हैं वर्धमान मान होता है, क्या होता है वर्धमान माना जाता है, क्या माना जाता है वर्धमान। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर वर्धमान फलन है, क्या लिखेंगे वर्धमान फलन है। क्यों हो गया वर्धमान फलन है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या आ गया, अवकलन करने पर जब धनात्मक संख्या आ जाए ना तो वर्धमान फलन होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है i माइनस 7j प्लस 7 के और वेक्टर बी बराबर दिया गया 3i माइनस 2j प्लस 2 के। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर भी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का पहले क्रॉस निकाल करके तब उसका मापांक निकालेंगे। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, अब एक एक लाइन को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे वेक्टर ए, और वेक्टर ए बराबर प्रश्न में क्या दिया गया था, तो प्रश्न में i माइनस 7j और यहाँ दिया गया 7k दिया गया, वेक्टर ए का मान हो गया। और वेक्टर बी का मान क्या क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी का मान दिया गया 3i माइनस 2j प्लस 2k है। अब यहाँ पे जो है ना इसका जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पर सारणी बनाना रहता है, सारणी के नियम लागू करते हैं। और यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे के। अब यहाँ आई के बगल में क्या है, तो लिखेंगे यहाँ आई के बगल में 1 है, जे के बगल में -7 है, के बगल में 7 है, और आई के बगल में यहाँ 3 है, जे के बगल में -2 है और के बगल में यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको प्रसार किया जाएगा। प्रसार मतलब जो है सारणी विधि या आव्यूह विधि में हम लोग जो पढ़े हैं वही नियम यहाँ लागू करेंगे। आई और आई वाला लाइन को यहाँ से नीचे काटिए और ऊपर काट दीजिए, क्या बचेगा -7 -2 7 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 जे वाले लेते हैं ना तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, हर दूसरा इसका माइनस होता है, याद रखिएगा हर दूसरा माइनस हो। इसको नीचे काटेंगे, ये ऊपर से खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर के, और के अब लाइनों को नीचे काटिए और ऊपर काट दीजिए, ठीक ना। यहाँ के पर यहाँ पर कलम से नीचे ऊपर क्या बचेगा, अब 1 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर -7 बचेगा और -2 बचेगा। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बराबर हो गया, आई हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 14 हो गया और 7 दूनी 14, यहाँ 14 हो जाएगा और माइनस माइनस मिल करके अब देखेंगे 2 में 7 का गुणा करेंगे ना तो ये -14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, बीच में माइनस होता है, याद रखेंगे। माइनस जे हो गया, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 7 त्रिकी 21 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर प्लस के हो जाएगा, आगे -2 में गुणा करेंगे, -2 हो गया, 7 त्रिक 21 प्लस 21 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब क्या हो जाएगा 14 में से यहाँ 14 निकल जाएगा तो क्या बनेगा 0i हो जाएगा, ठीक ना। और 2 में से 21 घटेगा तो -19 और आगे माइनस लगा है इसलिए क्या बनेगा +19 हो जाएगा, 19 जे हो जाएगा। और 21 में से 2 निकल जाएगा तो 19 जो है 19 के हो जाएगा। तो यह किसका मान निकल गया, तो यह निकला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकल गया। इसमें जो नियम लागू किया गया ना, इसमें आव्यूह का नियम या सारणी का नियम इसमें कहा जा सकता है। आव्यूह का नियम भी कह सकते हैं या सारणी का नियम भी कह सकते हैं। अब इसका मापांक निकालना है, तो मापांक जब निकालेंगे ना तो कैसे मापांक निकलेगा, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो है मापांक निकालेंगे। तो मापांक कैसे निकलता है, अंडर रूट। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 19 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 19 का वर्ग हो जाएगा। तो 19 का वर्ग हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा अंडर रूट हो गया। 0 का वर्ग 0 छोड़ दिया जाएगा, 19 का वर्ग 1 19 का वर्ग 1 तो इसको जोड़ लेंगे, 2 गुणे 19 का वर्ग हो जाएगा, दोनों का जोड़ दिया गया, एक यहाँ है एक यहाँ है, वर्ग से करनी हट जाएगा तो वर्ग से 19 का केवल करनी हटेगा तो 19 बाहर आ गया, करनी में 2 हो गया, तो 19 करनी में 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया और कैसे इसको
हल किया गया। तो अब सीखेंगे अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन में जो है क्या प्रश्न है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष के दिक को ज्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ दिक को ज्याएं को हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब जब वाई अक्ष के लिए जब हल करेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई अक्ष के लिए। अब वाई अक्ष के लिए जब यहाँ पर दिक को ज्याएं कैसे निकालेंगे, तो वाई अक्ष के लिए जब वाई अक्ष के लिए जब हल करेंगे ना, तो यहाँ पर जो कोण लेंगे ना, वाई अक्ष के लिए जो कोण होगा, तो पहला जो होता है अल्फा। तो अल्फा बराबर जो ना, अल्फा बराबर जो यहाँ लेंगे 90 अंश लिया जाता है। क्या लेते हैं, 90 अंश लेते हैं। और बीटा बराबर जो है ना 0 अंश लेते हैं। और गामा बराबर जो ना, गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, गामा बराबर 90 अंश लेते हैं। तो वाई एच के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर यल बराबर सूत्र क्या होता है, तो यल बराबर पढ़े होंगे कास अल्फा होता है, कास अल्फा। और यहाँ का लिखेंगे कास हो जाएगा, और अल्फा का मान जो है कास 90 हो जाएगा। और कास 90 का मान क्या होता है, तो कास 90 का मान 0 होता है। यहाँ वाई एच के लिए केवल वाई का मान चाहिए। देखिए एक्स का मान 0 आ गया, ठीक ना, यल हो गया। अब यल के बाद से यम होता है। यम बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कास बीटा होता है। और कास बीटा, बीटा का मान यहाँ कितना दिया है, 0 माना गया है। तो लिखेंगे आपका कास यहाँ पर बीटा, और कास बीटा का मान, कास बीटा का मान जब 0 रख देंगे यहाँ पर, तो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और यल यम यन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास जो है यहाँ गामा होता है। और ये लिखेंगे यहाँ पर कास गामा का मान जो है 90 है। तो कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे किसका मान है, देखिए वाई एच का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये वाई एच के लिए दिक को जाए जो है, दिक को जाए का मान क्या आएगा, 0 1 0, वाई एच के लिए बन गया। अब इसी प्रकार जेड एच के लिए जब बनाएंगे ना, तो जेड एच के लिए लिखेंगे यहाँ पर जेड अक्ष के लिए। अब जेड अक्ष के लिए जब हल करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, जेड अक्ष के लिए। तो यहाँ पर जेड अक्ष के लिए मतलब जेड का मान यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो अल्फा का मान क्या रहेगा, इसमें अल्फा का मान भी 90 रहेगा, बीटा का मान भी क्या रहेगा, 90 रहेगा। और यहाँ पर जो गामा का मान रहेगा इसमें 0 रहता है। क्या होता है, 0 रहेगा। अब इसमें मान रखेंगे तो क्या बनता है, सूत्र क्या पढ़े हैं, यल बराबर जो ऊपर लगाए हैं कास अल्फा। तो कास अल्फा है, और कास अल्फा का मान यहाँ रखेंगे, कास 90 अंश रखेंगे, और कास 90 अंश का मान 0 होता है। यल के बाद से होगा यम हो जाएगा। यम बराबर क्या बनेगा, कास बीटा होगा। और यहाँ मान रखेंगे यहाँ पर कास बीटा का मान भी 90 रखेंगे, तो बीटा का मान भी 0 हो जाएगा। यल यम यन बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कास गामा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कास उतर जाएगा, गामा का मान 0 रखेंगे, और कास 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो जेड यहाँ जेड एच के लिए 1 आ गया, और यहाँ वाई एच के लिए 1 आ गया। तो यहाँ पर दिक को ज्याएं जब निकाला गया, तो क्या करिएगा, अल्फा का मान बीटा का मान गामा का मान क्या लेंगे, तो यह निकला है वाई एच के लिए, और यह निकला है एक्स एच के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया है। रेखा युग्म एक्स प्लस 3/3 वाई माइनस 1/5 जेड प्लस 3/4 और एक्स प्लस 1/1 वाई माइनस 4/1 जेड माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पर कार्तिक के तल के अनुसार जो है कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो कार्तिक जो समीकरण दिया गया है x प्लस 3/3 वाई माइनस 1/5 जेड प्लस 3/4, इसको तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे x माइनस x1 बटा, यहाँ हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा y माइनस y1 बटा हो जाएगा यहाँ पर b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1 से क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे। तुलना करके यहाँ पर ना a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान जो है निकाल लेंगे। a1 b1 c1 जब मान निकल जाएगा, तो अब दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। तो यहाँ पर जब पहला जो यहाँ पर समीकरण क्या दिया है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो x माइनस x1, यहाँ x1 से मतलब है नहीं, y1 से कोई मतलब है नहीं, z1 से कोई मतलब है नहीं। a1 का मान क्या है, तो कहेंगे a1 का मान इसमें दिया गया है, a1 का मान जो है 3 दिया गया है। b1 का मान कितना है, तो कहेंगे b1 का मान 5 दिया गया है। c1 का मान कितना है, कहेंगे c1 का मान जो है 4 दिया गया है। तो a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब इसका दूसरा समीकरण जो है नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया गया था, x प्लस 1 है। क्या दिया गया यहाँ पर, दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1 है, x प्लस 1 बटा में क्या है 1 है, बराबर है y माइनस 4 है, y माइनस 4 बटा यहाँ नीचे 1 है, बराबर z माइनस 5/2 है। अब यह पहला कार्तिक समीकरण था। अब ये दूसरा कार्तिक समीकरण को तुलना करेंगे। अब दूसरा कार्तिक समीकरण कैसे तुलना होगा, x माइनस x2 बटा यहाँ हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा y माइनस y2 बटा b2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा z माइनस z2 बटा जो है यहाँ पर c2 हो जाएगा। से क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर लेंगे। और तुलना करेंगे तो यहाँ पर किसका मान निकलेगा, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा, यहाँ पर a2
B2 का C2 का मान निकल जाएगा। अब A2 का मान कितना है तो कहेंगे यहाँ पर A2 का मान 1 है। अब B2 का मान कितना है कहेंगे B2 का मान भी यहाँ पर 1 है। और C2 का मान कितना है तो C2 का मान जो है यहाँ पर 2 है। अब कोण का जो है सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ कोण का सूत्र क्या होता है तो काश थीटा बराबर सूत्र होता है काश थीटा बराबर माड, और माड में क्या लिखेंगे या माड में होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ पर बटा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट में होगा A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग। यहाँ पर A1 A2 यहाँ A1 B1 रहता है, यहाँ ध्यान देंगे B1 का वर्ग अब प्लस जो है यहाँ C1 का वर्ग हो जाएगा। और अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पर A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग अब प्लस जो है C2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें मान को भर करके हल कर देंगे ना तो कोण का मान जो है निकल जाएगा। तो अब अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा, यहाँ पर काश थीटा हो गया बराबर हो जाएगा मॉड A1। अब A1 का मान देख लीजिए क्या है, A1 का मान यहाँ 3 है, B1 का मान 5 है, C1 का मान 4 है। अब वही मान भरेंगे A2 का मान 1, B2 का मान 1, C2 का मान 2। ये मान को क्या करेंगे इसमें भर लेंगे। तो A1 का मान क्या था 3 था, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 गुणे जो है 1 प्लस C1 का मान जो है 4 गुणे 2 मान भर दिया गया, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट A1 का मान। तो A1 का मान कितना है तो 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ पर A2 का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे, मान जब रखेंगे तो बनेगा ये काश थीटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो 3 एकन्नम 3 हो गया, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बनेगा तो अंडर रूट में जो बनेगा 3 का वर्ग क्या है 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे क्या बनेगा 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर काश थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 16 क्या हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा और 16 बटा हो जाएगा और यहाँ नीचे जो बचेगा 50 हो जाएगा, ये तो 50 हो गया, 50 हो जाएगा और यह बचेगा करनी में जो है यहाँ पर 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 माड में बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये 50 को जो है बाहर कर लेंगे, इसमें से 50 जो है बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 50 जो बाहर आएगा 5 करनी में 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा 16 बटा और 16 बटा होने के बाद से जो है ना यहाँ 16 बटा हो गया और 50 जो है ना 50 क्या बनेगा आपका 50 को लिख सकते हैं 5 करनी में 2 लिख सकते हैं और यहाँ बगल में जो है क्या हो जाएगा आपका करनी में जो है करनी में 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से जो है कटेगा नहीं, अब यहाँ पे कटने वाला अंक यहाँ पर दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना अगला लाइन लिखेंगे अब ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेंगे काश क्या बनेगा काश थीटा बराबर 16 बटा और यह हो जाएगा 5 6 दूनी 12। अब 12 को जो बाहर करेंगे तो 4 3 12 होता है, 16 बटा 5 और 12 4 3 12 2 करनी में 3 हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा बराबर 16 बटा 10 करनी में 3 हो जाएगा। और 3 से जो है परमेकारी गुणक भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो है करनी 3 से ऊपर नीचे गुणा किया जा सकता है। तो अगर गुणा करेंगे करनी 3 से ऊपर तो करनी 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, करनी 3 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर जो हो जाएगा क्या बनेगा ऊपर जो बनेगा यहाँ पे लिख देंगे अब 16 क्या बनेगा 16 करनी में 3 बटा और यह 10 में 3 का गुणा करेंगे तो करनी से करनी गुणा करें करनी 3 खत्म, करनी फाइनल हो गया 10 3 30 हो जाएगा, तो 30 बन जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे ना तो क्या जाएगा 15 करनी में 3 बटा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 15 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 करनी में 3 बटा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 8 करनी में 3, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब अगला स्टेप में यहाँ पर आगे बढ़ा लेंगे, अगला यहाँ पर जो है कम दूरी यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो यहाँ थोड़ा जगह कम था, क्या था यहाँ पर 16 करनी में क्या था 3 था बटा क्या था 10 करनी में जो था करनी में 3 था और यहाँ पर परमेकारी गुणक किया गया था, यहाँ करनी 3 से ऊपर नीचे जब गुणा हुआ था तो बराबर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर बराबर हो गया 16 करनी में 3 बटा करनी 3 से परमेकारी हुआ है तो क्या बनेगा 10 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 2 से इसको काट दीजिए, क्या बनेगा यहाँ पर 5 करनी में 8 करनी में 3 बटा और इसको काटेंगे 5 5 3 15 हो जाएगा, 8 करनी में 3 बटा 15 यही इसका क्या हो जाएगा कोण का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोण का मान पूछा गया था तो यहाँ पर जो कोण काश थीटा बराबर
था, तो अगर थीटा बराबर लिखेंगे तो कास इनवर्स हो जाएगा, कास इनवर्स 8 करनी में 3/15, इसका जो है क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर कोण पूछा है तो थीटा बराबर कास इनवर्स 8 करनी 3/15, यही इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है मान निकल गया। तो यहाँ पर हमें गुणा जो करना था तो करनी 3 से ऊपर नीचे क्या करना था, गुणा करना था, गुणा करके जो है हल किया गया है। तो समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 आर बराबर दिया गया 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो इसको चेक करेंगे कि मतलब ये स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है और न तो संक्रामक है। तो क्या यहाँ पे दिया गया, आर बराबर क्या दिया गया मान यहाँ पर, तो यहाँ नोट करेंगे आर बराबर जो मान दिया गया है ना, आर बराबर दिया गया यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 2 के बाद से यहाँ पर 3, 3 है, 3, 3 है, 3, 3 के बाद से यहाँ पे दिया 1, 2 है और 1, 2 के बाद से जो है 2, 3 दिया गया है। यही मान जो है यहाँ पर दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे कि स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य का नियम क्या है, स्वतुल्य का नियम का मतलब होता है कि अगर a, दोनों मान बराबर हों, आपका जो है इस रिलेशन में जो है दोनों मान बराबर हैं, a बराबर हो, b बराबर हो या 1 बराबर हो, 2 बराबर हो, तो स्वतुल्य माना जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1, जो है ना, यह जो है रिलेशन जो है इसमें आर में है और 2, 2 भी क्या इसके अंदर है क्या, तो 2, 2 भी जो है आर के अंदर है। जब 2, 2 भी है, यहाँ देख रहे हैं 3, 3 भी जो है आर के अंदर है। इसका मतलब क्या है, तो 1, 2 यहाँ पर 1, 2, 2 तो 3, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक ना। स्वतुल्य का नियम क्या है, दोनों मान बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर स्वतुल्य है, सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि सम्मित भी है। तो सम्मित का आंसर क्या होना चाहिए, सम्मित का जैसे मान लीजिए 1, 2 है, 1, 2 जो है इसके अंदर है क्या, तो कहेंगे हाँ 1, 2 इसके अंदर आर के अंदर है। लेकिन इसका विपरीत चाहिए, उल्टा चाहिए। उल्टा का मतलब क्या होता है, 2, इसके अंदर है क्या, तो कहेंगे इसके अंदर तो नहीं है। देख लेंगे आपका जो है 1, 2 इसके अंदर तो है, देखिए 1, 2 है लेकिन इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है। जब नहीं रहेगा इसके अंदर, जब नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, जो है सम्मित नहीं है। सम्मित का मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत उसके अंदर होना चाहिए, सम्मित नहीं है। तो सम्मित हो गया, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। अब यहीं पर चेक कर लेंगे संक्रामक है क्या। तो संक्रामक का नियम क्या है, तो अगर यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ 1, 2 है इसके अंदर, तो कहेंगे हाँ 1, 2 है, ठीक ना, 1, 2 है इसके अंदर। अगर यहाँ कहें 2, जो है 2, है, तो कहेंगे 2, 2 भी है इसके अंदर है, ठीक ना। अगर ये 2 से 2 कट जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 2, 3 देखेंगे यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 2 इसके अंदर है, 2, 3 इसके अंदर है। अब अगर 2 से 2 खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, 1, 3, ऐसे दिमाग में बैठाएंगे, 2 से 2 कटा, 1, 3। अब क्या इसके अंदर है क्या, तो कहेंगे इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि संक्रामक का मतलब होता है 1, 2 इसके अंदर तो था, 2, 3 भी था इसके अंदर। अगर इससे कट जाए, मन में समझेंगे, इसको काट देंगे तो 1, 3 उसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें कहीं भी जो है 1, 3 इसके अंदर नहीं है। जब नहीं है तो ये लिखेंगे आपका जो है इसमें नॉट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर नहीं है, तो लिखेंगे ये संक्रामक भी नहीं है। केवल क्या है, संक्रामक जो है यह जो है नहीं है, केवल स्वतुल है। स्वतुल का मतलब होता है दोनों का मान x और y का मान जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, a, अगर है तो इसको स्वतुल बोलते हैं। अगर a, b है और b, a है, ऐसे समझेंगे तो इसको बोला जाता है ना जो है सम्मित है। अगर मान लीजिए जो है, अगर तीसरा पद, 3 पद रहता है, अगर ये दूसरा से इसका पहला से कट जाए तो पहला और तीसरा जो अगर आ रहा है, पहला और यहाँ इसका तीसरा वाला पद जो है अगर उसके अंदर है तो उसको संक्रामक माना जाता है। लेकिन इसके अंदर तो है नहीं, तो जब है नहीं तो कहेंगे आपका केवल क्या है, स्वतुल है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x है। अब यहाँ पर जो है tan इनवर्स को जो है हटाना है और हटा करके इसको जो है चेक करेंगे कि यहाँ पर tan कैसे बनेगा। तो कैसे बनाया जाएगा, इसको अब एक एक लाइन को समझाएंगे, आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या था, यहाँ पर tan इनवर्स था और क्या था यहाँ पर cos x है और बटा में क्या है 1 माइनस साइन x है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको जो है हल करके पता करेंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला समझेंगे कि यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर cos a का फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। cos a का सूत्र क्या है, तो कहेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये किसका सूत्र है, तो ये कहेंगे cos a का जो है यह
फार्मूला हो गया, ठीक है ना। कास ए का फार्मूला क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है, क्या होता है ए बाई टू, और यहाँ पर भी होगा ए बाई टू, क्योंकि यहाँ पर कास ए है, कास टू ए नहीं है, कास ए का सूत्र यहाँ पर लिखना है। और यहाँ ये वन जो दिखाई दे रहा है ना, ये वन का भी मान आपको रखना पड़ेगा, और यहाँ इसका सूत्र क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू। इसका मान क्या होता है, कहेंगे कास स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू अगर प्लस में है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। 2 सूत्र हो गया, अब यहाँ 2 सूत्र लागू हो गया, और साइन ए का सूत्र होता है, याद रखेंगे साइन ए का सूत्र क्या बनता है, अब साइन ए का सूत्र याद रखेंगे 2 साइन ए बाई टू इंटू क्या होता है कास ए बाई टू, ठीक ना। साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू जो है, यहाँ पर सूत्र को लिख लेंगे, साइन यहाँ पर ए का सूत्र क्या होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू, यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे। अब यहाँ पर 3 सूत्र जो है आपको लागू करना है, तो कैसे लागू करेंगे, एक एक लाइन जो है आप लोग समझेंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये कास ए को पहले हटाइए, कास ए का सूत्र क्या बताए हैं, कास स्क्वायर जो है ना, ये ए बाई टू है, तो यहाँ यक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यक्स के पद में है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा 1 हो जाएगा, माइनस 1 के जगह पर भी रखना है, 1 के जगह पे क्या रखना है, तो लिखेंगे आपका कास स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू रखना है, क्योंकि इसका मान 1 होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना साइन ए का सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखेंगे 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कास ए जो है एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कास एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो मान रखे हैं ना, यहाँ पे जो मान रखा गया है, ठीक ना, यहाँ कोष्टक को जो है बंद कर लीजिएगा। यहाँ पर किसका मान लिखे हैं, कास ए का सूत्र लिखे हैं, कास ए का कास स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 हो गया, 1 का हो गया, और ये जो है साइन एक्स का हो गया। अब अगला स्टेप जो बनेगा ना, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए ध्यान से, ये सूत्र हो गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये सूत्र लागू कर लेंगे। यहाँ पर भी सूत्र बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर दोनों सूत्र बनेगा, तो यह दोनों सूत्र क्या बनेगा, कास एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, एक में प्लस हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एक में प्लस बनेगा और एक में माइनस बनेगा, ठीक ना। अगला स्टेप बनेगा अब यहाँ पर कास ए एक्स बाई टू प्लस साइन, मतलब एक में प्लस हो गया, एक में माइनस हो जाएगा, और यहाँ बटा हो जाएगा, और ये पूरा सूत्र भी बन गया, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर, देखिए आगे कास है तो कास का ही पदों में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कास ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, मैंने यहाँ ए बाई टू मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर ए के जगह पर ना एक्स रखना है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक्स बाई टू, और यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स बाई टू का क्या बनेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है ना एक पद जो है यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस वाला एक पद जो है कट जाएगा पूरा। अब क्या बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ऊपर क्या बचेगा, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, कास एक्स बाई टू और माइनस जो है साइन एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ 2 पद था तो एक पद बचा रहेगा। अब यहाँ पर ना इसको tan बनाना है, अब देखिए tan है तो यहाँ पर भी tan बनाएंगे, तो कैसे tan बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना कास से अंश और हर में भाग कर दीजिए, तो कास क्या बनेगा यहाँ पर एक्स बाई टू पूरे का बटा, और यहाँ पे जो है ना कास एक्स बाई टू, यहाँ एक्स बाई टू से क्या किया हम भाग कर दिए, प्लस यहाँ का लिखेंगे साइन एक्स बटा 2 हो जाएगा पूरे का बटा, और यहाँ लिखेंगे कास जो है एक्स बटा 2, यहाँ पर अंश में जो है ना कास से जो है कास एक्स बटा 2 से क्या किए हैं भाग कर दिए, वही काम हर में भी करना है। अब क्या बनेगा यहाँ पर कास जो है एक्स बटा 2 पूरे का बटा, कास यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स बटा 2, और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन जो है एक्स बटा 2 हो जाएगा पूरे का बटा, कास जो है एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कास से क्या किया हम भाग कर दिए, ये कास से ये कास कट जाएगा, ये कास से ये कास कट जाएगा, क्या बचेगा, अब अगला स्टेप बनेगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ बचेगा 1 प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा tan बन जाएगा, tan जो है बनेगा जो है क्या बनेगा, tan एक्स बटा जो है क्या बन जाएगा, tan एक्स बटा 2 जो है यहाँ पर बन जाएगा, साइन बटा कास क्या बनता है, tan एक्स बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा जाएंगे, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस tan एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। tan कहाँ से आ गया, साइन बटा कास मिलेगा तो क्या बनेगा tan हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक के जगह tan 45 रख देंगे, यहाँ पर tan 45 रखा जा सकता है, और यहाँ पर 1 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये सूत्र बनाएंगे, ठीक ना, ये सूत्र बना दिया जाएगा tan के पदों में। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, तो यहाँ अगला स्टेप जो बनेगा tan इनवर्स क्या था, यहाँ पर 1 प्लस जो है tan यहाँ पर एक्स बटा 2 था, और बटा में नीचे क्या था 1 माइनस 1 से यहाँ गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र बनाना है tan एक्स बटा 2। अब यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तभी tan का नाम tan ही हो रहेगा, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा, 1 के जगह पर लिखेंगे tan 45 अंश हो जाएगा
प्लस जो है tan यहाँ पर x बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया 1 माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे tan 45 अंश हो जाएगा, tan जो है x बटा 2 हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे सूत्र बन गया tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b, ये पूरा फार्मूला बन गया। और किसका फार्मूला होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये फार्मूला किसका होगा तो tan ए प्लस बी का, क्योंकि प्लस है तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 45 प्लस बी के जगह पर x बटा 2 हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला किसका है tan ए प्लस बी का, तो ए के जगह पर 45 है, बी के जगह पर x बटा 2, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब tan से tan इनवर्स, देखिए दोनों जब tan इनवर्स बन जाएगा ना, tan इनवर्स tan है तो tan जो है हट जाता है। नियम क्या पढ़े होंगे, tan इनवर्स अगर tan थीटा हो ना तो tan को हटा करके किसके बराबर करते हैं, थीटा के बराबर कर लिया जाता है। इसी तरह tan इनवर्स tan है तो हट जाएगा, क्या बचेगा 45 बचेगा, 45 प्लस x बटा 2 है। 45 अंश को रेडियन में अगर बदलेंगे ना तो π/4 आ जाएगा, क्या बनेगा π/4 हो जाएगा प्लस x बटा 2 हो जाएगा। यही इसका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस इसमें 3 सूत्र को आपको प्रयोग करना है। त्रिकोणमिति 3 सूत्र का प्रयोग हुआ है और जो है वर्गांतराल का नियम लागू किया गया है और होल स्क्वायर का नियम जो इसमें लागू किया गया है और साइन बटा कास मिला करके tan का नियम जो है इसमें लागू किया गया है। तो इस सवाल को जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अब अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, y प्लस जेड बराबर 7 है, x y z का मान ज्ञात करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है ना, आप समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। समीकरण क्या है, अब यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो समीकरण दिया गया था यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ नीचे दिया गया है x प्लस जेड है और यहाँ पे जो दिया गया है y प्लस जेड है और ये किसके बराबर है तो कहेंगे ये बराबर जो दिया गया है ना ये बराबर है 9 है, 5 है और क्या दिया गया है यहाँ पर 7 है। अब ये दोनों समीकरण को जो है ना, अब यहाँ 3 समीकरण बना है, 3 समीकरण तुलना कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे आपका तुलना करने पर और तुलना करने के बाद से जो है यहाँ तुलना करने पर लिख लेंगे और तुलना करके जो है हल करेंगे। तो अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, अगला लाइन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर यह बनेगा 1 और अगला बनेगा आपका क्या लिखेंगे x प्लस जेड बराबर जो है 5 हो जाएगा, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अगला बनेगा y प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपका 7। अब इस समीकरण 1 में से ना, समीकरण 1 में से अगर 2 को घटा देंगे तो 1 मान निकलेगा, समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे तो 1 मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 वाला मान को देख लीजिए, समीकरण 2 वाला मान को देख लीजिए। अब 1 में से 2 को घटाने जा रहा है तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस जो है समीकरण 2 से कर लेंगे। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 जो बना था ना x प्लस वाई प्लस क्या था जेड बराबर 9 था और समीकरण 2 क्या था x प्लस जेड था, x प्लस जेड बराबर क्या था तो x प्लस जेड बराबर 5 था। इसको घटाएंगे जब ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, बचेगा y और y बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, y का मान क्या 4 आ गया। एक समीकरण 1 मान निकल गया। अब समीकरण 1 में से जो ना, समीकरण 1 में से जो है 3 को घटा देंगे। समीकरण 3 को जब घटाएंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से करेंगे तो समीकरण 3 से जब घटाएंगे तब क्या बनेगा तो समीकरण 1 उतारेंगे, क्या हो जाएगा समीकरण 1 क्या बना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या था 9 था और समीकरण 3 क्या था y प्लस जेड था और y प्लस जेड बराबर क्या था 7 था। अब इसको घटा दीजिए, माइनस 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 कर लीजिए, y से y खत्म, z से z खत्म, क्या बचेगा x बराबर 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से जब 7 जाएगा 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। अब देखिए किसका किसका मान आ गया, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब x और y का मान जो निकला है ना तो लिखेंगे यहाँ पर x तथा y का मान जो निकला है, y का मान जो निकला है ना वह समीकरण नंबर जो है ना 1 में रख दिया जाएगा तो z का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 जो है यहाँ पे क्या बना था, समीकरण 1 यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था। अब इसमें मान रखेंगे तो x का मान क्या आया था तो x का मान 2 आया था, रख देंगे। y का मान क्या आया था 4 आया था और z का मान निकालना है, बराबर क्या हो गया 9, 4 2 क्या हो गया 6 प्लस z बराबर क्या हो जाएगा 9, 6 को पछांदा करेंगे z बराबर क्या बनेगा 9, 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा तो z बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ गया, z का मान क्या आ जाएगा 3, तो इसमें z का मान 3 आ गया। तो x का मान निकला, y का मान निकला और z का मान निकला, इसमें तीनों मान जो है निकल गया। अब अगला जो प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर दिया गया, वेक्टर बी बराबर दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखा गया यहाँ पर वेक्टर ए बराबर क्या है तो वेक्टर ए बराबर दिया गया है i माइनस जो है j प्लस
3 के दिया गया है वेक्टर ए बराबर, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी बराबर दिया गया 2i माइनस जो है 7j प्लस जो है यहाँ पर के दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन को जो है नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिखेंगे, i j के, और यहाँ पर आई वाला गुणांक कितना है, कहेंगे 1 है, आई के बगल में यहाँ 1 छिपा हुआ है, जे के बगल में -1 है, के बगल में 3 हो गया, आई के बगल में 2 है, जे के बगल में -7 है, और के बगल में 1 है। अब इसको प्रसार जब कर लेंगे, इसका प्रसार जब किया जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर प्रसार करने पर, तो यहाँ पर जब प्रसार करेंगे ना तो यहाँ आई वाला लाइन को लीजिए, नीचे काट दीजिए, खत्म, ऊपर खत्म, -1 -7 3 1, और अगला जब जे वाला लेंगे ना तो आगे माइनस चिन्ह लगाते हैं, हर दूसरा माइनस होता है। जे वाला लाइन को काट दीजिए, ऊपर खत्म, 1 2 3 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर के, और यहाँ के वाला लाइन को काटेंगे, नीचे काटेंगे, ऊपर खत्म, क्या बनेगा 1 2 -1 -7। अब इसको प्रसार कर लेंगे, प्रसार करने बाद इसको हल करेंगे तो क्या हल करने पर क्या आएगा, बराबर हो गया आई। अब यहाँ कैसे हल करते हैं, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे, -1 हो गए, 7 त्रिक 21 प्लस 21, 7 त्रिक 21 माइनस बीच में है तो इसलिए माइनस में मिल करके +21 हो जाएगा, माइनस जे हो गया, अब 1 का नाम 1 हो गया, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ के हो जाएगा, और यहाँ 7 का नाम 7 -7 हो गया, 2 का नाम 2 -2 था, +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिल करके प्लस, हर दूसरा माइनस होता है। अब -1 21 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 20 आई हो जाएगा, 1 में से 6 घटाएंगे -5, और माइनस से मिल करके +5 जो है जे बन जाएगा, 2 में से 7 घटाएंगे -5 जो है यहाँ पर के बन जाएगा, ये बन गया, किसका मान आ गया, तो यह मान जो निकला है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान जो है निकल चुका है। अब यहाँ पर इसका मपांग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मपांग निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर इसका मपांग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मपांग, मपांग जो निकलता है ना अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का वर्ग हो गया, प्लस 5 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस जो है -5 का जो है वर्ग हो जाएगा। मपांग का मतलब आई वाले बगल वाला मान, जे वाला बगल वाला मान, के वाला बगल वाला मान जो है रखा जाता है, अंडर रूट 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, कहेंगे 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, और यहाँ 5 का वर्ग जो है 25 हो जाएगा, और 5 का वर्ग जो है 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 25 25 50, इसको जोड़ लेंगे 450 हो जाएगा, और 450 को जो है बाहर करेंगे ना तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो है यहाँ जो बाहर आएगा इसको जोड़ा जो बैठाएंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना 225, 225 का 2, 225 का 2 करेंगे ना तो 450 होता है, 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, 15 करनी में 2 जो है यहाँ पर माना या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखा गया यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मपांक क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए गुण क्रॉस वेक्टर बी का मपांक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 15, क्या जाएगा 15 करनी में 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 करनी में 2 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स का मान यहाँ साइन एक्स बटा एक्स है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया है और यहाँ पर 1 दिया है, एक्स बराबर 0 दिया है। एक्स व 0 पर यह संतत फलन है। इसको सिद्ध करा करके जो है चेक करना है कि यह फलन जो है संतत है कि नहीं है। तो संतत का नियम पहले सीख लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन पहले नोट करेंगे कि एफ एक्स का मान क्या दिया गया। तो फलन एफ एक्स बराबर जो दिया गया है ना, यहाँ दिया गया साइन एक्स बटा जो है एक्स दिया गया है और 1 दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर जो है नियम क्या है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 बताया गया है और एक्स बराबर 0 बताया गया, ठीक ना। तो इसका मतलब समझ आएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए एक्स बराबर 0, एक्स बराबर जब 0 कहे जाएगा ना तो यह फलन लेंगे। और 0 से छोटा कहेगा तो कहेगा देखिए ये बताया कि 0 के बराबर नहीं चाहिए। जब 0 के बराबर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, 0 से बड़ा यही फलन है, 0 से छोटा यही फलन है। 0 के बराबर कहेगा तो यह फलन हो जाएगा। ध्यान देंगे ये लिख दिया, आगे ही बता दिया गया है 0 के बराबर नहीं चाहिए। इसका मतलब 0 के बराबर जब नहीं चाहिए तो चाहिए क्या, 0 से छोटा तो यही फलन होगा, 0 से बड़ा कहेगा तो यही फलन होगा, 0 के बराबर कहेगा तो यह फलन लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर हम लोग संतत चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन का मान एफ एक्स का मान क्या आएगा, तो कहेंगे एफ एक्स का मान जो देखेंगे एफ एक्स का मान यहाँ पर देखिए 0, x बराबर 0 पे फलन क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर एक काम हो गया। अब यहाँ पे ना LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे यहाँ पे, ठीक ना।
अब यहाँ पर लिखेंगे यल या चेयल, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोला जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाता है। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेस्ट टू 0 से छोटा, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है ना, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कौन है बताइए, अब 0 से छोटा, इसको 0 से छोटा पढ़ेंगे तो 0 से छोटा वाला यही होगा, 0 से बड़ा वाला यही होगा, और 0 के बराबर कहेगा तो 1 होगा, तो 0 के बराबर वाला तो 1 हम लोग चेक कर लिए हैं। अब यहाँ एफ एक्स का मान रखेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेस्ट टू 0 से छोटा, एफ एक्स का मान क्या रहेगा यहाँ पर साइन एक्स बटा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लिमिट के साथ साइन एक्स बटा एक्स आता है तो ये पूरा मान क्या होता है, अगर लिमिट लगा हो तो साइन एक्स बटा एक्स का मान 1 होता है। क्या इसका सूत्र क्या पढ़े हैं, साइन अगर एक्स टेस्ट टू जो है 0 दिया हो और ये साइन एक्स है बटा में एक्स दिया हो तो उसका वैल्यू पूरा मान क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक ना। इसका पूरा मान क्या बन जाएगा, तो इसका पूरा मान जो है ये भी पूरा मान, ये सूत्र हो गया, इस पूरा मान इसका क्या बनता है, यहाँ पर अगर साइन थीटा हो तो थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा मान जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा, समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल, देखिए समीकरण 1 में भी 1 आया है, समीकरण 2 में भी 1 आया है। अब लिखेंगे आर एच एल, आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेस्ट टू जो है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा वाला फलन एफ एक्स लेना है। अब 0 से बड़ा वाला फलन तो वही लेंगे क्योंकि बता दिया गया कि यहाँ पर 0 के बराबर है तो केवल ये लेंगे, 0 से छोटा तो यही होगा, 0 से बड़ा रहेगा यही फलन लेंगे, बस 0 के बराबर नहीं लेना है, इसमें बताया गया है। तो अब अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला जो बनेगा यहाँ पे लिखेंगे लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेस्ट टू जो है 0 से बड़ा, और एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, तो साइन एक्स बटा एक्स हो जाएगा। और इसका भी मान जो है ना, इसका जब साइन एक्स बटा एक्स लिमिट के साथ आ जाए, साइन एक्स बटा एक्स लिमिट के साथ आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो समीकरण नंबर क्या बन गया, 3, मतलब एल एच एस का मान, एफ एक्स का मान, आर एच एल, तीनों मान जो है बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स का मान बराबर एल एच एल का मान बराबर आर एच एल का मान, तीनों मान क्या है, बराबर है। अतः क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन जो है संतत है। फलन क्या लिखेंगे यहाँ पर, फलन संतत है, संतत है, ठीक है ना, यहाँ पर फलन संतत है। क्यों, क्योंकि जब लिमिट के साथ साइन एक्स बटा एक्स का वैल्यू एक आएगा तो इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, और इसमें इसके पहले वाले में जो समीकरण 1 में भी एक आ गया, ठीक ना। तो कैसे इसको हल किया गया समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि अगला प्रश्न दिया है कास इनवर्स ई टू पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक जो है ज्ञात करना है। तो कास इनवर्स का जो है अवकलन करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या दिया गया है यहाँ पर, कास इनवर्स, कास इनवर्स क्या है यहाँ पर, e के पावर एक्स का जो है अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे जब अवकलन जब किया जाएगा ना तो लिखेंगे यहाँ पर y के सापेक्ष जो है एक्स के, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर, अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो क्या बनेगा, y है तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और कास इनवर्स का होता है यहाँ पर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस रहता है, ठीक ना, 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे क्या है, ई टू पावर एक्स है तो यहाँ ई टू पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सूत्र आपको याद रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर कास इनवर्स का अवकलन क्या होता है, अगर लिखेंगे यहाँ पर कास इनवर्स एक्स का अवकलन तो लिखेंगे क्या होता है, ए माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है ना, यहाँ पर जो मान दिया गया है ये x दिया गया है, मतलब यहाँ पे x है तो x रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x है नहीं, ई टू पावर x है तो ई टू पावर x रखा जाएगा। x के जगह पे क्या है, ई टू पावर x है तो ई टू पावर x हो जाएगा, और बगल में d अपान डी एक्स। अब इतना का अवकलन होता है, ई टू पावर x का अवकलन होता है तो ई टू पावर x का अवकलन हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर माइनस 1 बटा अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे वर्ग करेंगे ना, ई टू पावर, पावर के ऊपर पावर है ना तो गुणा हो जाता है, ई टू पावर 2x हो जाएगा। और ई टू पावर x का अवकलन ई टू पावर x ही होता है, ई टू पावर x का अवकलन क्या होता है, ई टू पावर x ही होता है। अब ई टू पावर x का गुणा 1 में कर लेंगे तो अवकलन इसका आंसर आ गया, कितना आसान है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर इसका अवकलन हो जाएगा माइनस ई टू पावर x बटा अंडर रूट 1 माइनस ई टू पावर 2x जो है इसी का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। अब अगला दिया है y बराबर 3x ऊपर 4 घात माइनस 4x है, और x व 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, y बराबर क्या दिया गया है, तो y बराबर 3 है, x के ऊपर 4 घात है माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4x है। अब इसका जब अवकलन करेंगे, एक बार जब अवकलन कर लेंगे तो क्या बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स। अवकलन का नियम क्या है, जितना ये पावर रहता है ना वो आगे आता है, 4 तिहाई 12, 12 x का ऊपर 3 घात हो जाएगा,
जाएगा, -4 हो जाएगा और x का अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे जितना पावर रहता है ना वो पावर आगे आता है, तो 4 12 और 1 घात कम 4 उतर जाए, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर dy/dx हो जाएगा बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 12x के ऊपर 3 घात -4 एक नम 4, ये तो हो गया। अब x का मान कितना रखना था सवाल में, x बराबर 4 दिया गया, देख लेते हैं क्वेश्चन में x बराबर 4 रखना है, तब x बराबर 4 यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, अब x बराबर यहाँ पर 4 को जो है भर देंगे x के जगह पर। अब x जब 4 भरेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे आपका dy/dx बराबर हो गया 12 गुणे 4 के ऊपर को घात हो जाएगा 3 घात -4 हो जाएगा। आगे लिखेंगे 12 उतर जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा माइनस जो है 4, 4 का गुणा 3 बार, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का गुणा कर लेंगे, तो गुणा जब करेंगे ना तो क्या बनेगा 768 माइनस जो है 4, इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा 764 हो जाएगा। और स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब यहाँ सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो है प्रवणता का सूत्र क्या है, तो कहेंगे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता सूत्र होता है ना dy/dx होता है, dy/dx स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो ये कितना हो जाएगा 764 जो है इसका। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है, पी ए का मान दिया गया है 1/2, पी ए जो है सम्मिलन बी है 3/5 है, और पी बी बराबर जो दिया गया है पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो घटनाएं बताया गया कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, और दूसरा जो घटनाएं बताया गया कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर दो घटनाएं यहाँ पर दिया गया है, तो पहले जो मान दिया गया पहले इस मान को नोट करेंगे, किसका किसका मान यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी ए का मान कितना दिया गया प्रश्न में, तो पी ए का मान जो है 1/2 दिया गया है, और यहाँ पर पी ए जो है सम्मिलन इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाएगा जो है यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन, तो इसको माने इसको सम्मिलन भी पढ़ा जाता है। ए सम्मिलन बी बराबर क्या है इसमें, तो इसमें ए सम्मिलन बी बराबर दिया गया है 3/5 दिया गया है, और पीबी बराबर कितना दिया गया है, तो पीबी बराबर जो दिया गया है यहाँ पर पी दिया गया है। अब यहाँ पर जो है पी का मान ज्ञात करना है, और घटनाएं क्या है परस्पर क्या है अपवर्जी हैं। पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला जो हल करेंगे घटनाएं जो है ना अपवर्जी हैं, क्या लिखेंगे, जो घटनाएं जो हैं अपवर्जी हैं, लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं क्या है अपवर्जी हैं। और अपवर्जी का नियम क्या होता है, तो अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो नियम क्या बनता है, तो यहाँ पर अपवर्जी में जो आपको याद रखिएगा कि इसका नियम होता है पी ए जो है यूनियन इसको कहा जाता है, सर्वनिष्ठ जो है बी बराबर 0 होता है। जो अपवर्जी घटना में इसका मान क्या होता है 0 होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होता है यहाँ पर 0 होता है। इसको कॉमन बोला जाता है, ठीक है ना, दोनों ए और बी में कॉमन जो होता है ना वो 0 होता है। कब होता है, जब घटनाएं अपवर्जी होते हैं तब। अब यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है इसमें पढ़े होंगे प्रायिकता में, सूत्र होता है पी ए सम्मिलन बी का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी, और यहाँ जाएगा माइनस पी ए सम्मिलन जो है सर्वनिष्ठ जो है बी, मतलब ए सर्वनिष्ठ जो यहाँ ए सम्मिलन बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ जो है बी। ये फार्मूला हो गया, इसी में मान को क्या करेंगे रखेंगे। इसका मान जो दिया हुआ प्रश्न पी ए जो सम्मिलन बी, पी ए सम्मिलन बी का मान क्या है 3/5, यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 हो जाएगा, और पी ए का मान जो है 1/2 है, और पीबी का मान पी है, और इसका मान 0 है। यहाँ पर इसका मान जो देखिए यहाँ 0 है तो 0 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 75 हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर पी हो गया। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 एक अन्ना 5 हो जाएगा, बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर हो गया पी। 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 बटा जो है 10 बराबर क्या आ गया पी। तो पी का मान जो है आ गया पी बराबर 1/10। पहला जो घटना घटा है इस पर जो है हल किए तो पी का मान क्या आ गया है 1/10 जो है निकल गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो घटनाएं जो अपवर्जित थे, अब घटनाएं क्या है स्वतंत्र हैं। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं जो है क्या है स्वतंत्र है, तो लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र हैं, घटनाएं जो है ना क्या है स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र होने का नियम लागू करेंगे, तो घटनाएं जब स्वतंत्र हैं तब क्या नियम लागू होगा, तो स्वतंत्र होने की घटना क्या होता है कि पी जो होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या पढ़े यहाँ पर पी ए सम्मिलन बी बराबर यहाँ पर जो है यहाँ पर सूत्र क्या लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए जो है सर्वनिष्ठ बी। अब यहाँ घटनाएं जब स्वतंत्र का मतलब क्या है, तो घटनाएं स्वतंत्र का सूत्र क्या होता है पी ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर होता है
पीए गुणे पीबी के बराबर हो जाता है। कब ये लागू करेंगे? यह कब लागू होगा? जब घटनाएं क्या हों? स्वतंत्र हैं। अब देखिए घटनाएं अपवर्जित है तो इसमें नियम अलग है, और घटनाएं स्वतंत्र है इसका नियम जो है अलग है। तो ये घटनाएं स्वतंत्र होने में पी ए सर्वनिष्ठ, जो बी की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी ए जो है गुणे पीबी, इसके जगह पे रखा, इसको हटा देंगे और उसके जगह पर पी ए गुणे पीबी रखेंगे। तो यहाँ का बनेगा पी ए सम्मिलन बी बराबर हो जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पर पी ए प्लस पी बी और माइनस इसके जगह पे क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। ये किसका सूत्र लिखे हैं? तो घटनाएं स्वतंत्र है इसलिए इसका यहाँ पर जो है सूत्र को रखा जाएगा। किसको हटा करके? पी ए सर्वनिष्ठ जो है ना बी के जगह पर, इसको हटा करके ये सूत्र को यहाँ पर भर देंगे। अब इसमें मान रखेंगे पी ए सम्मिलन बी का मान प्रश्न में दिया गया था 3/5 दिया गया था, बराबर हो गया पी ए का मान जो दिया गया है पी ए का मान जो है 1/2 है, प्लस हो जाएगा पीबी का मान जो है पी है, और यहाँ पर पी ए का मान 1/2 है, और गुणे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 3/5 बनेगा, 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 पक्षांतर कर लीजिए, 1/2 पक्षांतर हो गया, पी हो जाएगा माइनस पी में का गुणा करेंगे तो p/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे 3 दूना 6, 5 एक 5/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर हो गया। अब 2 में पी का गुणा करेंगे क्या बनेगा? 2p माइनस p/2, 2 में इसमें गुणा करके घटा के बटा हो जाएगा। अब यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, बराबर हो गया। 2p में से 1p घटा देंगे तो p/2 हो जाएगा, और 2 से जो है 10 को काट दीजिए, p का मान क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, तो p का मान 1/5 आ गया। तो यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र होने का यहाँ पर नियम लागू करना है, स्वतंत्र होने का ये सूत्र है, पी ए इंटू पी बी मान भर देंगे, और यहाँ पर जो मान निकला जो है पी का मान निकालना था तो 1/5 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया समाकलन है π/4 है, नीचे माइनस π/4 है, साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे जो हल किया जाएगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे इसको हल करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊपर π/4 हो जाएगा, नीचे माइनस π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। कितने बराबर है? इसको i बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब ऊपर प्लस और एक माइनस हो जाए तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ a प्लस है और a क्या है? माइनस है, और fx है और dx है। तो यहाँ प्रगुण जो है ना 7 नियम, मतलब 7वें नंबर जो प्रगुण है यहाँ लागू करते हैं। ऊपर a तो ऊपर a रहेगा, नीचे 0 हो जाएगा और आगे 2 हो जाएगा, और fx dx हो जाता है। यही प्रगुण नंबर क्या है? 7 है। तो प्रगुण 7 का सूत्र जो है आप लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर प्रगुण 7 लागू किया जाएगा। कैसे लागू करेंगे? ऊपर प्लस हो नीचे क्या हो? माइनस हो, तो यहाँ पर जब प्रगुण 7 लागू करेंगे ना तो ऊपर a नीचे 0, 2 fx dx हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कौन सा नियम है? तो लिखेंगे प्रगुण नंबर 7 है। क्या है? प्रगुण नंबर 7 लागू किया जाएगा। अब इसी प्रकार जब यहाँ पे जब लागू करेंगे ना तो ये बनेगा i बराबर हो जाएगा, दोनों मान आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ऊपर क्या रहेगा? π/4 रहेगा, नीचे 0 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, और fx का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर एक्स रहेगा और यह dx रहेगा। बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? समीकरण नंबर यह 1 बन जाएगा। क्या बनेगा? समीकरण नंबर यह 1 बन गया। अब यहाँ पर जो है ना साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब यहाँ पर जो है अब ये साइन स्क्वायर का अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि सूत्र होता है यहाँ पर कि cos 2a का सूत्र होता है साइन के पदों में, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे cos 2a का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है। किसका सूत्र लिखे हैं? cos 2a का। अब ये 2 साइन स्क्वायर पक्षांतर करेंगे ना तो क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a हो जाएगा। और अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर को रोक देंगे, साइन स्क्वायर a बराबर, तो 2 नीचे जाएगा तो 1 - cos 2a/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे चला गया। अब ये साइन स्क्वायर को हटा दीजिए। अब साइन स्क्वायर a का सूत्र जो बनाए हैं वही सूत्र यहाँ पर क्या करेंगे? भर देंगे। तो क्या बनेगा? i बराबर हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, ऊपर π/4 हो गया, नीचे 0 हो गया। अब साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 - cos 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि x के पद में है तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे ना तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले बाहर कर लेंगे 2 को, तो 2/2 हो जाएगा, बाहर हो गया, ऊपर बनेगा π/4, नीचे 0, कोष्टक में 1 - cos 2x हो जाएगा और बनेगा dx। 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा? यहाँ पर i बराबर हो जाएगा, ऊपर समाकलन क्या है? π/4 है, नीचे 0 है, 1 - cos 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब वो इसका समाकलन कर लेंगे। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा? i बराबर 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x हो जाएगा,
काश का समाकलन क्या होता है, तो काश का समाकलन साइन होता है, क्या होता है, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का गुणांक 2 है तो बटा 2 बन जाएगा। और यहाँ पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पावर हो जाएगा π/4 और नीचे हो जाएगा 0। अब एक बार जो है ना यहाँ π/4 भरेंगे, एक बार 0 भरेंगे, ठीक ना। तो यहाँ i बराबर हो जाएगा, पहला मान क्या भरेंगे, π/4 माइनस साइन 2 गुणे x का मान π/4 पूरे का बटा 2। अब यहाँ x का मान जो है ना π/4 भर दिया गया, माइनस अब यहाँ पर जब देखिए जब दूसरा मान भरते हैं ना तो आगे माइनस लगा लेते हैं। अब 0 भरेंगे, यहाँ पर 0 माइनस साइन 2 गुणे 0 पूरे का बटा 2, यहाँ 0 भरेंगे और यहाँ पर π/4 भरेंगे। अब i बराबर हो जाएगा, क्या बनेगा, π/4 हो गया, π/4 हो गया, और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, π/2 मतलब पढ़ेंगे इसको साइन 90, क्या पढ़ेंगे, साइन 90 अंश हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। और ये मान जो है इसमें से ये 0 हो जाएगा, 2 ने सुना, साइन 0 का मान 0, सब पूरा मान ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं। अब आगे क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा π/4 हो जाएगा, माइनस साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान यहाँ π/2 कैसे हो गया, ये 2 से 4 को काटेंगे 2 बनेगा π/2, अब π/2 को 90 करते हैं, पाई का मान 180, 2 से काट देंगे 90, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो π/4 माइनस 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो है इसका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब अगला क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इस प्रकार है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर बी का मापांक जो है 4 है, और वेक्टर सी का मापांक 2 है, तो वेक्टर ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक कितना दिया गया है, तो वेक्टर ए का मापांक 3 दिया गया है, और वेक्टर बी का जो मापांक दिया गया है, वेक्टर बी का मापांक जो दिया गया है 4 दिया गया है, और वेक्टर सी का जो मापांक दिया गया प्रश्न में, वेक्टर सी का मापांक जो दिया है 2 दिया गया है, और नीचे जो दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया। अब इसी के सहायता से ए बी बी सी सी ए का मान जो है निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक बार जो है ना लिखेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से, दोनों पक्षों में जो है वेक्टर ए से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से क्या कर लेंगे, गुणा करने पर, दोनों पक्ष में जो है वेक्टर ए से इधर गुणा कर लिया जाएगा, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए, यहाँ गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ दोनों पक्ष में जो है 0 इंटू वेक्टर ए से गुणा, इधर दोनों पक्ष में जो है वेक्टर ए से गुणा कर लिया गया। अब ए में ए का गुणा करेंगे तो वेक्टर ए का माड हो जाएगा, वर्ग जब लिखते हैं ना तो माड लगा लेते हैं, प्लस ए में बी का गुणा करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। अब वेक्टर ए का गुणा सी में करेंगे तो वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा, और 0 में ए का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 और ए का गुणा 0 हो जाएगा। वेक्टर ए का मापांक जो है प्रश्न में दिया गया, वेक्टर ए का मापांक 3 दिया गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा बराबर 0। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, अब प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर 0 हो गया। 9 को पक्षांतर कर देंगे, 9 पक्षांतर करने पर प्लस न था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या बनेगा, माइनस का 9 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर तो यहाँ पे जो लिखे ना ए बी सी जो 0 लिखे थे, दोनों पक्षों में जब ए से गुणा किया है, अब इसी में जो है ना बी से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है पुनः जो है यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को पहले यहाँ पर नोट करेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया है। अब यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर बी से जो है गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर बी से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर वेक्टर बी से दोनों पक्षों में जो है गुणा कर लिया जाएगा। अब जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वेक्टर बी इंटू लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 इंटू वेक्टर बी, दोनों पक्षों में बी से गुणा कर लिए। अब बी का गुणा ए में करेंगे ना तो वेक्टर ए इंटू बी, बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अदिश गुणन है ना ये क्रमविनीय नियम का पालन करता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। बी में बी का गुणा करेंगे ना तो माड लगा करके वर्ग करना होता है, अब प्लस बी में सी का गुणा करेंगे तो बी इंटू सी हो जाएगा, बराबर 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। वेक्टर बी का मान जो है प्रश्न में दिया गया है। अब क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस इसका मान, वेक्टर बी का मापांक क्या था 4,
प्रश्न में 4 दिया, 4 का वर्ग कर लेंगे प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी उतर जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0। 16 को जो है पक्षांतर कर लेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर, अब यहाँ पर जो प्लस 16 था माइनस पक्षांतर करेंगे माइनस 16 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब इसी प्रकार जो ना यहाँ पर अब जैसे ए से गुणा किए, बी से गुणा किए, अब सी से गुणा करेंगे। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ना सी से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में वेक्टर सी से क्या करेंगे, गुणा करने पर दोनों पक्षों में वेक्टर सी से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। एक बार बी से ए से गुणा हुआ, एक बार बी से हुआ, अब सी से गुणा होगा। अब इसमें सी से जब गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ गुणा करेंगे वेक्टर सी रहेगा बराबर 0 इंटू वेक्टर सी। सी से जो है दोनों पक्षों में गुणा कर लिया गया। सी में ए का गुणा करेंगे क्या बनेगा, सी ए हो जाएगा, सी ए हो गया। सी में जो है बी का गुणा करेंगे बी इंटू सी हो जाएगा। सी में सी का गुणा करेंगे तो सी का जो है माड हो जाएगा, जब वर्ग लगाएंगे ना तो माड लगाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सी इंटू ए हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, और ये सी का मान जो है प्रश्न में दिया गया था 2 का वर्ग। अब 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ का लिखेंगे सी इंटू ए हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बराबर 0। 4 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। अब तीनों मान ध्यान देंगे, समीकरण 1 में मान क्या आया एक बार देख लीजिए। समीकरण 1 में मान क्या आया था, ये समीकरण 1 वाला मान को याद रखेंगे, ये बी वाला मान को याद रखेंगे, और ये जो सी वाला मान अभी आएगा यहाँ पर समीकरण 1 2 3 वाला जो मान निकला है। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो c इंटू ए प्लस बी इंटू सी बराबर प्लस 4 था तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और बनेगा समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण जो है बन गया। तीनों समीकरण को ना जोड़ेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे जब ना तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, तो समीकरण क्या है देख लेते हैं। समीकरण क्या है यहाँ पर देखेंगे, समीकरण क्या है वेक्टर ए बी सी ए इसमें है, और बी दूसरा वाला में क्या है बी बी सी जो है यहाँ पर ए बी बी सी है, और इसमें सी ए बी सी है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहले वाले में क्या बन जाएगा वेक्टर ए बी ए इंटू बी प्लस वेक्टर सी इंटू ए, इसमें बन जाएगा ए जो इसमें बनेगा सी ए है कि क्या है, तो सी ए था इसमें। और समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में जो है ए बी बी सी है, क्या लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी है, ठीक है ना, ए बी बी सी है। और 3 वाला में क्या था सी ए था, सी इंटू ए था प्लस हो जाएगा बी सी था, क्या था यहाँ पर बी इंटू सी था बराबर। पहले वाले समीकरण में क्या था माइनस, देख सकते हैं -9 है, -9 -16 और -4, -9 -16 -4, -9 -16 -4 है, ठीक है ना। अब यहाँ ए बी 2 हो रहा है, बी सी 2 हो रहा है, सी ए 2 हो रहा है, ठीक है ना। ए बी बी सी सी ए जो है 2 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए इंटू बी, 2 बी इंटू सी, और 2 जो है सी इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 4 20 9 29 -29 हो जाएगा। इसमें से जो है 2 इसमें से क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन करेंगे, 2 ए बी हो गया, 2 बी सी हो गया, 2 सी हो गया, इसमें से 2 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 तो ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, और ये सी ए बनेगा इंटू जो है किसके बराबर हो गया, यह हो जाएगा -29 हो जाएगा, -29। अब ये 2 को नीचे भेज देंगे, जब 2 नीचे चला जाएगा तो a इंटू बी और b इंटू सी और c इंटू जो है a बराबर क्या बनेगा, यह -29/2 हो जाएगा। यही जो है ए बी बी सी सी ए का मान पूछा गया था, तो इसमें ए बी बी सी सी ए का मान जो आ गया -29/2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, इसमें तीनों समीकरण को जो है जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर जो ए बी बी सी सी ए का मान निकल आया है। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही क्या है आसान प्रश्न दिया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर अवकलन समीकरण जो दिया गया है y log y dx माइनस x dy बराबर 0, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, अब एक एक लाइन को समझेंगे यहाँ पर इसको। तो क्या दिया गया प्रश्न में, यहाँ पर y है, क्या दिया गया प्रश्न में y, देखेंगे यहाँ पर y है, और क्या है log जो है y log y
वाई लाग वाई डी एक्स है माइनस एक्स जो है डी वाई है बराबर 0 है। अब यहाँ पे जो है ना इसको मान को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, एक्स जो डी वाई यहाँ पर रोक लेंगे, इस मान को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस एक्स डी वाई यहाँ रुक जाएगा और ये मान पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई लाग जो है वाई हो जाएगा और ये बनेगा डी एक्स हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ से जो है अब यहाँ से जो है एक्स वाला जो है आगे जो माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब y वाला जो है y के पास आ जाएगा और x वाला x के पास चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा y और क्या लिखेंगे यहाँ पर लाग y, एक पास हो जाएगा, y वाला एक पास हो गया और dx है, dx के पास जो है नीचे x आ जाएगा, तो x वाला एक पास हो गया, y वाला एक पास आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। जब समाकलन हो जाएगा तो क्या बनेगा, दोनों पक्ष में समाकलन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा वाई लाग जो है ना वाई हो जाएगा, दोनों पक्ष में समाकलन हो जाएगा और इधर बनेगा डी एक्स बटा ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना लाग वाई को अगर टी मानेंगे ना, लाग वाई को अगर हम टी माने, लाग वाई को क्या माने टी, तो लाग वाई का क्या होता है 1 बटा वाई डी वाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो देखिए लाग वाई को हमने टी माना तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटा वाई डी वाई, देखिए यहाँ पर ऊपर मिल गया लाग वाई मिल गया और डी वाई मिल गया, इसके जगह पे क्या लिखेंगे डी टी हो जाएगा, इतना के जगह क्या बनेगा 1 बटा लाग वाई को टी माना गया तो टी हो गया और यहाँ डी वाई और वाई मिलकर के क्या बना है डी टी हो जाएगा बराबर, और यहाँ क्या लिखेंगे डी एक्स बटा क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा। 1 बटा टी किसका सूत्र है, तो 1 बटा टी किसका सूत्र होता है लाग टी का हो जाएगा, लाग टी हो जाएगा बराबर, और ये किसका सूत्र हो जाएगा तो लाग एक्स का हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या बनेगा लाग जो है सी हो जाएगा, जब लाग इधर भी हो लाग इधर भी हो तो लाग इधर लिखते हैं लाग सी हो जाएगा। अब टी वाला मान को भर देंगे, टी वाला मान की जगह क्या लिखेंगे लाग वाई जो इसके जगह पर रख लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था लाग जो टी था और क्या था यहाँ पर लाग एक्स था और प्लस क्या था लाग जो है सी था, टी का मान रख लेंगे यहाँ पर, तो लाग टी का मान क्या माना गया था लाग वाई माना गया था, लाग वाई हो गया और सूत्र बन गया लाग ए प्लस लाग बी, लाग ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है लाग ए इंटू बी लाग एक्स इंटू सी हो जाएगा। दोनों पक्ष में लाग है तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर लेंगे यहाँ पर, तुलना जब करेंगे ना तो ये लाग से लाग हट जाएगा, क्या बनेगा लाग वाई हो जाएगा, लाग वाई बराबर क्या बचेगा एक्स सी हो गया। अब इसको घात रूप में लिखना है तो घात रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बेस ई लगा रहता है लाग के बगल में बेस ई, इसको लिखेंगे घात रूप में लिखने पर, घात कि घातों के रूप में लिखने पर, घातों के रूप में लिखने पर। अब घातों के जब रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो लिखेंगे ना ई, यहाँ बेस ई हो रहता है लाग के बगल में बेस ई रहता है, तो अगर यहाँ ई पहले लिखेंगे ई के पावर क्या बनेगा यहाँ पर एक्स सी हो जाएगा, अब किसके बराबर होगा वाई के बराबर हो जाएगा, या वाई बराबर लिख सकते हैं ई के पावर सी एक्स, क्या लिख सकते हैं सी एक्स हो जाएगा, यही इसका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा, वाई बराबर सी एक्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। तो यहाँ पर अधिकतम मान जो है इस पर z के मान पर पूछा गया है और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर देख रहे हैं मान दिया है, तो यहाँ 3x प्लस 5y जो है आपको दिया गया है 15 से जो है 15 का मान इससे जो है बड़ा है और यह इससे जो है 10 जो है बड़ा है, x का मान 0 से जो है x का मान 0 से बड़ा चाहिए, y का मान 0 से जो है बड़ा चाहिए, 0 के बराबर भी चाहिए कहा गया है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ना यहाँ पर जो है समीकरण को जो है नोट करेंगे, क्या था 3x प्लस 5y जो है आपको जो दिया गया। अब ये जो चिन्ह दिया ना चिन्ह को जो है हटाना पड़ेगा, अब चिन्ह को जब हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा युगपत समीकरण में लिखने पर, युगपत समीकरण के रूप में जो है लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y ये बराबर जो है चिन्ह लगा देंगे बराबर 15, 5x प्लस 2y बराबर जो है 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 2, जो काम समीकरण 1 में होगा ना वही काम समीकरण 2 में होगा। ध्यान देंगे समीकरण में कौन सा काम करने जा रहे हैं, x बराबर 0, x के जगह पे पहले 0 भरेंगे, यही मान x बराबर 0 इसमें भी भरेंगे, ठीक है ना। दोनों काम x पर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 गुणे 0 5y बराबर 15, यहाँ पे क्या होगा 5 गुणे 0 2y बराबर 10 और 3 में क्या होगा शून्य हो जाएगा, 5y बराबर 15, शून्य को छोड़ देंगे y बराबर 5 नीचे जाएगा 5 3 15, y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तो 5 में शून्य हो गया, 2y बराबर 10 है। अब 0 को छोड़ देंगे 2y बराबर 10, y बराबर 2 नीचे जाएगा 2 5 10, y का मान यहाँ 5 आया, यहाँ y का मान 3 आया तो यहाँ y का मान 5 आया।
अब इसका बिंदु क्या होगा, x का मान हमने 0 रखे तो y का मान क्या आया था, 3 आया था। यहाँ इस समीकरण में x का मान 0 रखे थे तो y का मान 5 आया था, ठीक ना। तो पहला काम जो है समाप्त हो गया। इसमें जो है x का मान 0 रखना था, इस समीकरण में x का मान 0, इसमें भी x का मान 0 रखा है। अब इसमें y का मान 0 रखेंगे तो इसमें भी y का मान 0 रखना पड़ेगा, दोनों समीकरण जो है रखना पड़ेगा। तब लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पर भी लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। पहले समीकरण y बराबर 0 रखेंगे तो 3 यहाँ है तो 3x है, 3x उतर जाएगा प्लस 5, y का मान 0 हो गया बराबर 15 हो जाएगा। 3x 5 में 0 हो गया बराबर 15 हो जाएगा। x बराबर 3 नीचे जाएगा, 3 बचे 15, x का मान 5 आ गया। यहाँ पर क्या रखेंगे 5x प्लस 2, y का मान जो है 0 हो गया बराबर 10। इसमें 10 के बराबर है, इसमें 15 के बराबर है, 2 नहीं है 0 हो गया। 5x बराबर 10 तो 5x बराबर 10 हो गया, 5 नीचे जाएगा, 5 दूनी 10, x का मान 2 आ गया। यहाँ x का मान 5 आया है, यहाँ x का मान 2 आया है। तो जिस प्रकार पहले समीकरण मान रख रहे हैं, एक बार x बराबर 0 रखे हैं तो इसमें भी x बराबर 0, y बराबर 0 तो y बराबर 0 रखा गया है। यहाँ तक जो है मान समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था 5 का मान 0 आया है, 5 का मान 0, इसमें 2 का मान 0 आया है। अब यहाँ पर टोटल 4 मान निकाल चुके हैं। पहले समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रख करके 2 मान निकाले, और इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रख करके इसमें 2 मान निकालिए, टोटल 4 मान निकल गए। अब एक मान और निकाला जाता है, कैसे मान को निकाला जाएगा। अब यहाँ पे युगपत समीकरण को ना जो एक बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, देखिए 5y है और ये 2y है, बराबर नहीं है। या x वाला को बराबर करिए या y वाला को बराबर करिए। ये 2 है तो 2 से इसमें गुणा, 2 से गुणा इसमें कर दीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो 2 से इसमें गुणा, 5 से इसमें गुणा, उल्टा गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जो है घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर यह गुणा कर लेंगे। पहले 3 था तो 6 हो जाएगा, 5 था तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया। इसमें 5 से गुणा करके घटाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा। 10y से 10y खत्म, 6x में से 25 घटाएंगे माइनस 19x, 30 में से 50 घटाएंगे माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म, 19 नीचे जाएगा, 20 बटा क्या जाएगा 19 आ जाएगा। किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब x का मान जो निकला ना, कोई भी समीकरण में रखेंगे, 1 में रखिए या 2 में रखेंगे, y का मान निकाला जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 20 बटा 19, जो समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 15 है, 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 है। 3 उतर जाएगा, x का मान क्या आया था 20 बटा 19 आया था, प्लस 5y बराबर 15, 20 में 3 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 60 बटा 19 प्लस 5y बराबर 15। अब 60 जो प्लस है या प्लस मान है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 60 बटा 19। अब 19 में 15 का गुणा करके 60 को घटाएंगे, तो 19 में इसमें गुणा करके 60 को घटाएंगे, तो 19 में 15 का गुणा होगा, इसमें 60 घटेगा। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर जो है लिखेंगे, अब यहाँ पर जो बनेगा गुणा करने पर 285 आ जाएगा। क्या आएगा, 285 में से 60 घटा देंगे बटा 19 हो जाएगा। अब 285 में 60 घटेगा, 225 बटा 19 हो जाएगा, 5 नीचे जाएगा, 5 से 225 काट देंगे, 5 से जो 225 कट जाएगा ना, तो 45 बार में जाएगा, 45 बटा 19 आ गया। तो यहाँ x का मान क्या आया था, x का मान 20 बटा 19 आया था, और y का मान क्या आया है 45 बटा 19 आया है। अब टोटल 5 मान निकल चुका है, 5 मान जो निकला है, अब इसी को हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कैसे आलेख खिंचाता है, पहला मान 0 रखे थे तो 3 आया था, दूसरा का वाला जो मान में क्या रखा गया था, यहाँ पर x का मान 0 रखे हैं या y का मान रखे हैं, या x का मान रखे हैं या y का मान रखे थे। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर हल किए हैं, 4 मान जो निकला वो मान एक बार मान के देख लीजिए। 0,3, 5,0 कहाँ से आया, यहाँ देखिए 0,3 पहला मान है, दूसरा मान 5,0 है, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा का मान जो है 0,5 है, 0,5 है, और अगला 2,0 है, ठीक है। टोटल ये 4 मान यहाँ पर है, और एक मान आप लोग निकाले हैं, या दोनों एक पर समीकरण को जो है बराबर करके हल किया गया है। अब यहाँ पर जो है ना, अब ग्राफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला मान क्या है 0,3, 0,3 कहाँ है, मूल बिंदु हो गया 0,3, 0 1 2 3 यह हो गया 0,3। 5,0 क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये रेखा को सीधा आप लोग मिला लेंगे, ठीक है ना, एक रेखा मिल गया। दूसरा क्या क्या दिया 0,5, 0 1 2 3 4 5, 0,5, और 2,0, अब 2,0 यहाँ वाला है, इसको मिला लेंगे, सीधा ऐसे मिला लेंगे। जिस बिंदु पे कटेगा ना, यही मान जो है यह 20 बटा 19, 45 बटा 19 हो जाएगा। देखिए 19 में जब 20 का भाग करेंगे, लगभग 1 दशमलव कुछ पॉइंट, 1 के सामने देखिए जा रहा है, 1 के सामने जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसके सामने जाएगा, और ये जो है 2 से थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऊपर जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा। 19 में 45 से भाग देंगे। अब जो चिन्ह जब ऐसे बना रहेगा ना, जब ऐसे चिन्ह बना रहेगा ना, तो आप नीचे की तरफ ग्राफ खींचेंगे, नीचे की तरफ जो है इसको काला कर लेंगे, नीचे की तरफ जो है इसमें काला कर लिया जाता है। देखिए जब ऐसे ऊपर की तरफ मुँह रहेगा ना, तो आप नीचे की तरफ मुँह करेंगे, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना, नीचे की तरफ। इनमें कौन कौन बिंदु होगा, 2, यहाँ पर 2, 0 होगा, 0,0 होगा, और यहाँ पर जो है 0,
0,3 होगा और 20/19 और 45/19 ये मान का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां कटा ना इसी के नीचे जो है रेखा को खींचा जाता है। तो यही कोणीय बिंदु कौन कौन है, 0,0 है, 2,0 है, 20/19, 45/19 है, 0,3। यहाँ मान देखिए 1 मान, 2 मान, 3 मान, ये 4 मान, ठीक है, 4 मान का ही इसमें यूज करेंगे। और z बराबर क्या दिया गया था, 5x + 3y जो है क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये x का मान 0 रखेंगे तो 5 0 0, 3 0 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ y का मान जो 0 रखेंगे 3 0 0 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब ये मान इसी में भरना है, ठीक है। और 20/19, 45/19 जो है इसमें भर करके चेक करेंगे 235/19 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20 हो जाएगा, 500 को 20 200, 5 को 20 200, 45 तिया हो जाएगा, 45 तिया करके दोनों को जोड़ेंगे 235/19 आ जाएगा। 0 5 में 0 हो गया, 3 दूना 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, अधिकतम मान। अधिकतम मान यही होगा, अधिकतम मान, यही अधिकतम मान हो जाएगा। अधिकतम मान जो है सबसे बड़ा मान देखा है, इसमें सब में अगर 19 से भाग भी करेंगे ना तो सबसे बड़ा मान यही आएगा। तो इसमें अधिकतम मान पूछा गया था, तो अधिकतम मान जो है किसमें आ जाएगा, 20/19, 45/19 जो है अधिकतम मान हो जाएगा। ये बिंदु पर यह मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। दिखाऊं r बराबर 6i + 2j + 2k + लैम्डा i - 2j + 2k और r बराबर दिया गया है -4i - k है प्लस म्यू 3i - 2j - 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और न्यूनतम दूरी हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको 5 अंक जो है आज पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे r बराबर क्या प्रश्न में दिया गया है। नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर पहला वाला जो रेखा देख रहे हैं, पहला वाला रेखा जो r बराबर जो दिया गया है इसको पहले नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे r बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर क्या दिया गया है, r बराबर 6i है, यहाँ पे लिखेंगे 6i + 2j + 2k और यहाँ पे दिया गया है प्लस लेम्डा, कोष्टक में दिया गया है i - 2j + 2k। अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना किया जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर r बराबर तुलना होगा वेक्टर a1 प्लस लेम्डा वेक्टर जो है b1 से जो है तुलना करेंगे। सबसे पहला काम जो है तुलना होता है। अब यहाँ तुलना करके a1 का मान और b1 का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a1 बराबर कितना दिया गया है, तो यहाँ नोट करेंगे a1 बराबर क्या है, तो यहाँ से लेकर के यह मान जो है a1 का है और यह मान जो है b1 का है। तो a1 बराबर क्या है, तो लिखेंगे a1 बराबर प्रश्न में दिया गया है 6i + 2j + 2k, यह a1 का मान हो गया। और यहाँ b1 का मान कितना है, तो कहेंगे b1 का मान है i - 2j + 2k है। अब a1 b1 निकल गया। अब इसी प्रकार जो है r वाला दूसरा जो रेखा दिया गया उसको नोट करेंगे। तो वेक्टर r बराबर क्या दिया गया है, तो -4i - k प्लस जो दिया गया है म्यू, कोष्टक में दिया गया है 3i - 2j - 2k यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर r बराबर माइनस से यहाँ पर लिखें, यहाँ देखिए वेक्टर यहाँ r बराबर तुलना करेंगे a2 प्लस म्यू और यहाँ लिखेंगे b2, वेक्टर b2 हो जाएगा और a2 से क्या करेंगे यहाँ पर तुलना कर लेंगे। यहाँ पर तुलना करके यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो किसका मान पहले निकालेंगे, यहाँ पर तो a2 और यहाँ पर b2 का मान जो तुलना करने पर यहाँ लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पर a2 के सामने क्या है और जो है यहाँ a1 के, देखिए यहाँ तो a1 के सामने जो नोट किया गया है ये a1 का मान हो गया, टोटल a1 हो गया, ये b1 हो गया। अब ये a2 हो जाएगा और ये पूरा मान b2 हो जाएगा। तो a2 बराबर क्या होगा, तो a2 बराबर क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में 4i - k है a2 बराबर। और यहाँ लिखेंगे b2 बराबर क्या है, तो b2 बराबर दिया गया 3i - 2j - 2k, यह हो गया b2 का मान। तो यहाँ सबका मान निकल गया, देखिए यहाँ a1 का मान निकल गया, यहाँ b1 का मान निकल गया, यहाँ a2 का मान निकल गया, यहाँ b2 का मान निकल गया। सबसे पहले रेखा को नोट करिए, तुलना करिए, फिर रेखा नोट करिए, तुलना करिए। तुलना करने के बाद अब यहाँ a1 जब a1 b1 a2 b2 जब निकल जाएगा उसके बाद कौन सा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी निकालना है ना, तो सबसे पहला जो काम इसमें होता है a2 में से a1 को घटाते हैं। याद रखें सबसे पहला काम क्या करेंगे, a2 में से a1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब a2 कितना है, तो कहेंगे a2 यहाँ पर 4i है -k है, माइनस हो गया a1 का मान। अब a1 का मान कितना है, तो यहाँ a1 का मान दिया गया 6i
प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पहला काम जो है, काम इसमें क्या करते हैं, a2 में से a1 को घटाएंगे और घटाने के बाद क्या आंसर आएगा, -4i माइनस के, माइनस अंदर चिन्ह जाएगा बदल जाएगा, 6i माइनस 2j माइनस 2k। अब इसको हल कर लेंगे तो -4 -6 मिल करके -10i हो जाएगा, और माइनस जो है यहाँ पे देख रहे हैं जे वाला 2j हो गया, माइनस के और माइनस 2k मिल करके -3k हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान निकल गया, तो कहेंगे a2 में से a1 का मान जो है निकाल लिया गया, a2 माइनस a1। अब एक काम जो है समाप्त हो गया, तो a2 में से a1 जो घटाया गया समझ में आ गया होगा। अब अगला काम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर अगला लाइन लिखेंगे b1, याद रखेंगे b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे k। अब यहाँ पर i का मान, i वाला देखेंगे, यहाँ पर b1 वाला लाइन को देखना है, b1 b2, तो b1 वाला को ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग, b1 का मान क्या है, यहाँ i है -2j है प्लस 2k है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 -2 2 हो जाएगा, यहाँ 3 -2 और 2 जो है यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ पर जो मान दिया गया इसका i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आपको i का गुणांक क्या था, यहाँ पर 1 था, -2 था, 2 था, और यहाँ पर 3 है, -2 है और -2 है। अब इसको प्रसार कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस जब करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर i, इसको प्रसार करेंगे, i से i खत्म, पूरा कट गया, -2 -2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर j हो जाएगा। जब दूसरा लेते हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस आगे लगाते हैं, j पूरा काट दीजिए, j वाला लाइन पूरा कट जाएगा और नीचे कटेगा ऊपर कटेगा, क्या बचेगा, 1 3 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस k हो जाएगा। अब k वाला लाइन को ऊपर काट देंगे, नीचे काट देंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 3 -2 हो जाएगा। प्रसार हो गया, प्रसार करके इसको हल कर लेंगे तो i 2 में 2 का गुणा करेंगे +4 हो गया, 2 दूना 4 -4 +4 हो जाएगा, -j 2 1 2 -2 3 दूना 6 -6, बीच में हमेशा माइनस रहता है, प्लस k, और यहाँ -2 में गुणा करेंगे -2 3 दूना 6 -6 +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8i हो गया, -2 -6 मिलके -8 और आगे माइनस है, इसमें +8 j हो जाएगा। 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 में से जब 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 k हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, b1 क्रॉस b2 का मान जो है यहाँ पर निकल गया। दूसरा काम भी खत्म हो गया। पहला काम क्या करना था, तो पहला काम जो है a2 में से a1 को घटाना था। अब यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का भी मान जो है टोटल आ गया। अब इसका जो है मपांक निकालेंगे। इसका मपांक क्या होता है, b1 क्रॉस b2 का जो है मपांक निकालेंगे। तो मपांक कैसे निकलता है, अंडर रूट, यहाँ क्या बनेगा, 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो कहेंगे 8 का वर्ग 64 होता है, 64 प्लस जो है यहाँ पर 8 का 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा, कितना होगा, 144, और 144 किसका होता है, तो कहेंगे 12 का होता है। तो यह मान सभी मान निकल गया, क्रॉस भी निकल गया। अब सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिख करके मान को भर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या इसका होता है, अब सूत्र को यहाँ पे लिखा जाएगा, अगला लाइन। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, d बराबर सूत्र होता है, माड होता है b1 क्रॉस b2 का मान रखना है, और इसमें से जो घटाए हैं a2 में से a1 जो घटाया गया वह मान को रखना है, और पूरे का बटा हो जाएगा, और b1 क्रॉस b2 का जो मपांक निकला है अब इसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर मान को रखेंगे तो d बराबर, अब यहाँ b1 क्रॉस b2 का मान जब हल किए हैं तो कितना आया था, तो 8i आया था, 8i 8j आया था और प्लस 4k आया था। और इसमें जो घटाए थे, इसको घटाए a2 में 7 घटाए तो कितना आया था, -10i आया था। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो घटाया गया एक बार देख लीजिए, -10i -2j -3k यहाँ आया है, और यहाँ पर देख सकते हैं b1 क्रॉस b2 का जो मान आया है यह मान को रखना है। अब यहाँ मान को रख करके हल करेंगे तो अब यहाँ मान जो रखाएगा क्या था, यहाँ पर 10, क्या था यहाँ पर 10i के बाद क्या था, यहाँ पर 10i के बाद देख सकते हैं 10i के बाद -2j और माइनस क्या था, यहाँ पर -3k था। अब ये मान को रखा गया, और इसका जो मपांक निकाले थे तो मपांक कितना आया था, 12 आया था, ठीक ना, 12, b1 क्रॉस b2 का मपांक 12 आया था। अब इसको गुणा कर लीजिए, अब गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, अब गुणा कैसे होगा, 8 के गुणा 10 में होगा, 8 10 में 80 -80,
8 में 2 का गुणा करेंगे -16 और 4 में 3 का गुणा करेंगे -12, पूरे का बटा हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, d बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है -108 हो जाएगा बटा में 12, 12 और 12 से जो है 108 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा तो लिखेंगे d बराबर, यहाँ 9 हो जाएगा -9 और माड को जब हटाएंगे तो माड हट जाएगा, d बराबर 9 हो जाएगा। 9 जो है यहाँ पर इसका जो है मान आ जाएगा। यही इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा।